हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे फार्माकोलॉजी फर्स्ट 2018-19 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने सेक्शन ए सॉल्व कर लिया था और सेक्शन बी सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेक्शन सी के बारे में। तो इसका पूरा सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सातों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। तो इससे पहले हम सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, और जो 2019-20 का क्वेश्चन पेपर है वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं फार्माकोलॉजी का। और लगभग सभी सब्जेक्ट का जो है हम आंसर देख चुके हैं। क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर चुके हैं, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सभी सब्जेक्ट का, आप वहां से जाके उसका देख सकते हैं, सोल्यूशन लिख सकते हैं। और इसमें से नोट्स आप एक बार लिख लीजिए खुद से, तब आपको सही से और ज़्यादा याद हो जाएगा उसके। और अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो नोट्स तो हम प्रोवाइड ही कराते हैं आपको, व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी हमने जो 2 सब्जेक्ट अभी सॉल्व किए हैं, उसका रिसेंटली मतलब जो सॉल्व किए हैं उसका नोट्स अभी नहीं मिल पाया, वो जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को, और इसके बाद में इसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट इन ब्रीफ। तो इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक अपरेंट वैल्यू का ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको बताना है हमें, एंड जो कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उसको हमें लिखना है, उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपेरेंट वैल्यू क्या होता है। द अपेरेंट वॉल्यूम इज आल्सो नोन एज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम किस नाम से जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग बिटवीन प्लाज्मा एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी आफ्टर ओरल और पेरेंटल डोजिंग। मतलब कोई भी अगर हम ड्रग लेते हैं ओरली या पेरेंटली, जब ड्रग लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होता है कितना किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे प्लाज्मा में या फिर हमारे सेल्स में, या तो उसे हम क्या कहते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, अपेरेंट वैल्यू कहते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। ठीक है, इसमें और क्या लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज अपेरेंट वॉल्यूम बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रेटेड विद द ड्रग डू नॉट हैव इक्वल कंसंट्रेशन। तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। इसमें आगे क्या, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम इन विच द अमाउंट ऑफ ड्रग वुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोड्यूस एंड एब्जॉर्ब ब्लड कंसंट्रेशन। मतलब इसमें किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम होता है किसका, ड्रग का वॉल्यूम होता है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है कंसंट्रेशन, जो जिसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो तीसरे पॉइंट में क्या है कि अमाउंट ऑफ ड्रग क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक निश्चित अमाउंट ऑफ ड्रग होता है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये इफेक्ट शो करता है हमारे, या फिर ऑब्जर्व होता है हमारे ब्लड कंसंट्रेशन में। तो हमारे अपरेंट वैल्यू, या इसे हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज नॉट ए ट्रू साइकोलॉजिक वैल्यू। Most drug have an apparent volume of distribution smaller than 1 equal to the body mass. For some drugs, the volume of distribution may be several times the body mass. तो ये हमारा इसका सिग्निफिकेंस हो गया, जो हमारा apparent वैल्यू है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट, इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, दिस पाथवे यूज फॉर द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स इस ब्लड मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या और लिख सकते हैं, दीज आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ कैरियर्स एंड रिकॉग्नाइज द टारगेट मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट देम अक्रॉस द सेल। तो ये क्या करते हैं कि रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सेल के अंदर। तो इसे हम कहते हैं कैरियर मेथड। इसमें कौन कौन से, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दिस प्रोसेस देयर इज ए डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होती है कि एटीपी की हमें आवश्यकता होती है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। द प्रोसेस ट्रांसफर्स ओनली 1 आयन और मॉलिक्यूल्स एंड इफ ओनली 1 डायरेक्शन एंड हेंस कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो होता है केवल एक आयन या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है किसी एक ही डायरेक्शन में। तो इसे हम क्या और भी कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। एंड इसमें और क्या लिख सकते हैं, द ड्रग्स मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके अगेंस्ट ये मूव करता है, मतलब उसके खिलाफ जाता है, जैसे कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ये क्या करता है, मूव्स करता है। तो इसीलिए हम इसमें क्या आवश्यकता होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। हम इसे कह सकते हैं कि एटीपी की आवश्यकता इसमें होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अगला जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है, आल्सो नोन एज द पैसिव डिफ्यूजन। इसको पैसिव डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली डिफर फ्रॉम द रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। इसे क्या कहते हैं, पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं।
और इसमें क्या लिख सकते हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग पेनिट्रेट द लिपिड सेल मेम्ब्रेन एंड पास द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। तो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो किसको पेनिट्रेट करते हैं, लिपिड सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं, मतलब उसको उसमें पास करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, किसी द्वारा, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड नो यूज ऑफ एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा हो गया डिफ्यूजन। तो इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं सेलुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल्स इनटू ब्लड टू सेल एंड फ्रॉम सेल टू ब्लड, मतलब जो ब्लड से सेल की ओर, सेल से ब्लड की ओर डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बाय द यूज ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट द केमिकल ड्रग्स व्हिच इज अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड इज मूव्ड इनटू द सेल एंड वेस्ट ड्रग्स मूव फ्रॉम द सेल टू द ब्लड। तो इसको हम इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे हमारा स्टमक हो गया, हमारा ब्लड हो गया, तो ब्लड टू स्टमक, फूड टू ब्लड एंड ब्लड टू फूड। तो इसमें भी इसका जो इसी का टाइप से पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड, जिसको हम किस नाम से और भी जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन या अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। तो इसमें सेलुलर ट्रांसपोर्ट में आता है, तभी हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें पैसिव देख लिया, एक्टिव देख लिया, जैसे लास्ट जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, in these types of transport the movements of the drugs is from the low concentration to higher concentration with the help of the carrier protein। तो इसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कराते हैं। In this process carrier enzyme और proteins bind with the rubs and moves inside the cells and leaves the rub। तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले बाइंड करते हैं, उसके बाद उसमें मूव हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं हमारे जो सेल मेम्ब्रेन में। तो ये हमारा हो गया जो कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट इन बीफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट इसमें भी समाप्त हुआ। तो हमने इसमें देख लिया अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। ये हमारा पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। तो एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में आंसर लिखना है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो जैसे WHO ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट हमारे एसेंशियल मेडिसिन का, किसमें, 1977 में। एसेंशियल ड्रग आर द दोज मेडिसिन नॉट व्हिच दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये क्या, एसेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं कि मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं कि सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो हमारे पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है प्रायोरिटी को फिल करती हैं। तो हमारे एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें क्या, दे आर सिलेक्टेड द ड्यू रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ रिवेलेंस एविडेंसेस ऑफ ऑन एफिकेसी एंड सेफ्टी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, ये सेफ्टी को प्रोड्यूस करता है, मतलब इसमें सभी जो नीड्स होती हैं, प्रायोरिटी होती है, उसको फिल करता है। द मॉडल लिस्ट ऑफ WHO सर्व एज ए गाइड फॉर द डेवलपमेंट। The concept of essential medicines has been worldwide accepted as a powerful tool to promote the health equality and its impact in the remarkable। तो इसमें क्या है कि जो कॉन्सेप्ट हमारा एसेंशियल मेडिसिन का वो क्या है कि पूरे विश्व में जो है एक्सेप्ट किया जाता है और पावरफुल होता है, एक प्रकार का टूल होता है जो क्या करता है, प्रमोट करता है हमारे हेल्थ इक्विटी को, मतलब हमारे हेल्थ को बराबर बनाता है, इक्वल बनाता है, एंड इम्पैक्ट, और जो हमारा इम्पैक्ट होता है उसको परिभाषित करता है। एज द एसेंशियल मेडिसिन आर प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एलिमेंट्स इन द हेल्थ केयर। तो क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है जो हमारा एसेंशियल मेडिसिन होता है, जिसको हम कह सकते हैं जेनेरिक मेडिसिन भी कह सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, इसमें क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन विल लिंक्ड टू एविडेंसेस बिकॉज स्टैंडर्ड क्लिनिकल गाइडलाइंस एंड द लिस्ट टू बी डिवाइडेड इनटू द लेवल ऑफ द केयर एंड रेगुलरली रिव्यूड एंड अपडेटेड। तो रेगुलरली जो है रिव्यूड किए जाते हैं, उसको अपडेट किया जाता है। सब इसकी अलग अलग जो फॉर्मुलरी होती है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है, नेशनल फॉर्मुलरी होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम बांटते हैं। ए रिव्यू ऑफ द क्लिनिकल गाइडलाइंस एंड द लिस्ट शुड बी कैरिड आउट एटलीस्ट एवरी सेकेंड ईयर। तो इसमें क्या होता है, एवरी सेकेंड ईयर में जो रिव्यू होता है इसके क्लिनिकल गाइडलाइंस है, उसको जो अपडेट किया जाता है। तो हमारे पास एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें जो अगला क्वेश्चन है, गिव ए नोट ऑन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या होता है, इसके बारे में नोट्स लिखना है। इसके हम लिख सकते हैं, when two or more drug given in the combination then they either increase or effect of the drug or they decrease the effect of the drug। मतलब जब हम दो ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं तो या तो इंक्रीज कर देते हैं अपने इफेक्ट, या तो डिक्रीज कर देता है, या तो ज्यादा कर देता है या तो कम कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ दियर इफेक्ट एंड
इफेक्ट एंड कॉम्बिनेशन इज टू टाइप्स। तो उनके इफेक्ट के बेसिस पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सिनर्जिस्टिक एंड दूसरा है एंटागोनिस्टिक। तो सिनर्जिस्टिक को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया, एडिशन एंड पोटेंशिएशन, एंड एंटागोनिस्टिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। तो ये हमारा टाइप्स हो गया कंबाइंड इफेक्ट ड्रग का। तो इसका बार बार देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या कहता है, when the two different drugs are given in combination then they enhance the action of the each other। मतलब जब हम दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देते हैं तो मतलब दो ड्रग्स साथ में कर देते हैं तो एक दूसरे का वो क्या करता है, जो इफेक्ट है उसको बढ़ा देता है। एंड द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इंक्रीजेस कॉल्ड द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। और जो मतलब बढ़ जाता है उसका इफेक्ट, उसी हम क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। इट इज टू टाइप्स। इसको फर्दर दो भाग में हटाया गया। सबसे पहले एडिशन है। when the two drug given in the combination then they after addition their effect is increases 2 in time। मतलब जब इसमें हम एडिशन मतलब इसको जो ड्रग को देते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इफेक्ट होता है हमारे ड्रग का वो 2 टाइम्स मतलब 2 गुना हो जाता है। इसमें एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन बोथ गिवन इन कॉम्बिनेशन। पैरासीटामोल और एस्पिरिन को हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन के रूप में दे सकते हैं। देन इट इंक्रीजेस द इफेक्ट 2 टाइम्स फॉर एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। तो ये क्या करता है कि दो गुना इफेक्ट कर देता है, एनाल्जेसिक का एंड एंटीपायरेटिक दोनों को साथ में देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2। मतलब दोनों को मिला से इसका जो रेस्पॉन्स होता है, इफेक्ट होता है, 2 गुना हो जाता है। और दूसरा जो इसका टाइप्स है सिनर्जिस्टिक का, वो पोटेंशिएशन है। पोटेंशिएशन में क्या होता है, 1 2 ड्रग गिवन इन द कॉम्बिनेशन then they increases their effect multiple number of times and the effect is called potentiation effect। उसमें क्या होता है, एडिशन में केवल 2 गुना होता था। पोटेंशिएशन में क्या होता है कि जब हम इसको 2 ड्रग को साथ में देते हैं कॉम्बिनेशन को, तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं हमारे ड्रग के इफेक्ट को। और कितने मात्रा में इंक्रीज करते हैं कि मल्टीपल मतलब कई गुना उसको इंक्रीज कर देते हैं। एडिशन में क्या था, केवल 2 गुना करते थे, इसमें कई गुना इंक्रीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। When acetylcholine and physostigmine drugs are given, then physostigmine drugs block the effect of acetylcholinesterase and enzymes, so acetylcholine can bind with the receptor and the effect of can increase multiple number of times। This is called the पोटेंशिएशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब एसिटाइलकोलिन और फाइसोस्टिग्मिन ड्रग को देते हैं साथ में, तो क्या होता है कि जो इसमें फाइसोस्टिग्मिन होता है वो क्या ब्लॉक कर देता है। किसको ब्लॉक करता है, एस्टोनिस्टीरियस को। जो एसिटाइलकोलिन में एस्टेरियस पाया जाता है एंजाइम, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि एसिटाइलकोलिन आसानी से बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से। उसका इफेक्ट क्या बढ़ जाता है, मल्टीपल नंबर्स टाइम मतलब कई गुना बढ़ जाता है। तो हम इसको फिगर के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं। तो हमारा हो गया पोटेंशिएशन इफेक्ट हो गया। इसमें जो दूसरा टाइप से कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, when the two different drugs are given in the combination then they inhibit the action of each other। मतलब उसमें क्या होता है, बढ़ रहा था मल्टीपल नंबर में और 2 गुने नंबर में बढ़ रहा था। इसमें क्या है कि जब इसको 2 ड्रग्स को साथ में देते हैं, कंबाइन करके देते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इसमें एक दूसरे के एक्शन को जो है इनहिबिट कर देते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डिक्रीज। और जो इफेक्ट होता है हमारे ड्रग का वो डिक्रीज हो जाता है और स्टॉप इज कॉल्ड। और ये क्या कहलाता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। ये भी सबसे पहले कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या है कि दोनों जब एक साथ बाइंड होते हैं तो इस एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटीकोलिनेस्टेरेज। और इसको हम कह सकते हैं 1 and 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो मल्टीपल नंबर था उसको हम कह सकते थे 1 and 1 इज इक्वल टू 11, क्योंकि मल्टीपल नंबर में बढ़ रहा था। और जो इसमें कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म 1 and 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये डिक्रीज कर देना हमारे इफेक्ट को। अब इसमें नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दूसरा टाइप इसका, व्हेन देयर आर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ड्रग बट देयर न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर दे आर कॉल्ड द नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। मतलब उसको रिड्यूस कर देते हैं एक दूसरे के एक्शन को, तो उसे नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एंटागोनिस्ट द अदर ड्रग इनएक्टिवेट द रिसेप्टर ऑफ ऑर्गन। मतलब रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देता है। जैसे एसिटाइलकोलिन है प्रोपर वेरिन हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो हमारा नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो हमारा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ डी ट्यूबर क्यूरेरिन। तो डी ट्यूबर क्यूरेरिन का हमें क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, यूजेस लिखना है, साइड इफेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। डी ट्यूबोक्यूरेरिन क्या होता है, डी ट्यूबोक्यूरेरिन क्या होता है। डी ट्यूबोक्यूरेरिन इज ए वेंजिल्सोक्विनोलोन टाइप्स alkaloids, anticholinergic, long acting, competitive, non depolarizing, neuromuscular blockers, skeletal muscle relaxant। तो इस तरह इसका हम इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं डी ट्यूबोक्यूरेरिन का। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, डी ट्यूबोक्यूरेरिन इज ए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होते हैं। कंपेटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स
competes with the acetylcholine for the receptor site and the motor and plate, thereby reducing the response of the end plate to acetylcholine. तो ये क्या करता है, acetylcholine के रिस्पॉन्स को जो है रिड्यूस कर देता है. दिस रिजल्ट इज स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन. तो ये क्या करता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन कॉज करता है. इट ऑल्सो हैज हिस्टामिनिक रिलीजिंग एंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज. इसमें क्या है कि हिस्टामिन रिलीजिंग की प्रॉपर्टी होती है और गैंग्लियन को ब्लॉक करने की भी इसको प्रॉपर्टी होती है. तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया हमारा डी ट्यूबोक्यूरेरिन का. तो इसको हम फ्लो चार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं. जैसे ट्यूबोक्यूरेरिन हो गया, डी ट्यूबोक्यूरेरिन यहाँ पे होगा. तो ट्यूबोक्यूरेरिन हो गया, इसमें क्या करते हैं, बाइंड करते हैं एनएम रिसेप्टर को, उसको ब्लॉक कर देता है. उसके बाद में क्या, कंटेम्परेवरली ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन. फिर ये एसिटाइलकोलिन के एक्शन को बाउंड करता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन कॉज होता है. तो इसको हम फिगर के माध्यम में फिर से भी दिखा सकते हैं. ये हमारा हो गया यहाँ पे वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन, इसमें हो गया कैल्शियम चैनल, इसमें इन्फ्लक्स हो गया, मोटर न्यूरॉन्स एंडोप्लेट हो गया. यहाँ पे हमारा हो गया एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर. तो ये ट्यूबरक्यूरेरिन जाके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता है. फिर ये क्या करता है, इसके एक्शन को रिड्यूस कर देता है. अब इसमें देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है. फार्माकोकाइनेटिक्स जो इसमें फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि हमारा जो ड्रग्स है वो क्या है, उसका सेट ऑफ एक्शन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, किस प्रकार से ये जो है मेटाबोलाइज होता है, कहाँ पे एक्सक्रीट आउट होता है, सब हम लिखते हैं इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में. तो इसका वन सेट ऑफ एक्शन होता है 1 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 25 से 90 मिनट होता है. कंप्लीटली एब्जॉर्ब आफ्टर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन. जब इसको पेरेंटली दिया जाता है, पेरेंटल रूट से दिया जाता है, तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड रैपिडली रीच्ड इन द साइट ऑफ एक्शन, बहुत तेजी से पहुंच जाता है. 40 to 50% डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रोटीन ब्लड फॉर्म में, प्रोटीन बाउंड फॉर्म. तो इसमें क्या होता है कि 40 से 50% डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोटीन के फॉर्म में. मेटाबोलाइट कहाँ पे होता है, लीवर पे होता है. और एक्सक्रीन किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीट आउट किसके थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू होता है. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे जो था हमारा यूजेस एंड इफेक्ट, साइड इफेक्ट. अभी इसमें साइड इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है. तो इसका जो यूजेस है वो एनेस्थोलॉजी एज ए मायो रिलैक्सेंट के रूप में इसका यूज करता है. काउजिंग प्रोलॉन्ग मसल्स रिलैक्सेशन के रूप में इसका यूज कर सकते हैं मसल रिलैक्सेशन में. इसका साइड इफेक्ट क्या है, जैसे हाइपोटेंशन हो गया, फैंटिंग हो गया, फीवर, वीजिंग, मसल्स पेन, फ्लिसिंग यानी टीज सलाइवा. ये हमारा होगा इसका साइड इफेक्ट. तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है. इसमें डी ट्यूबोक्यूरेरिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, यूज था, साइड इफेक्ट था, सब हमने देख लिया. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राइट ए नोट ऑन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इन द सीएनएस. तो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन सीएनएस में क्या होता है, इसके बारे में नोट्स लिखना है. तो इसमें लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड फ्रॉम द नर्व टू नर्व एंड फ्रॉम द नर्व टू इफेक्टर ऑर्गन बाय ए प्रोसेस टर्म्ड एज न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन. इसका डेफिनेशन इसमें लिखते हैं, जैसे कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन पास की जाती है कहाँ से नर्व में, या फिर हम उसको नर्व से इफेक्टर ऑर्गन में जब पास करते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन कहते हैं. Neurohumoral transmission involve the release from the nerve terminal of a neurotransmitter that react a specialized receptor area on the converted cell. एंड इसमें एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर ब्रिंग्स कैरेक्टरिस्टिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑन इफेक्टर सेल. तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है हमारे इफेक्टर सेल्स में. प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इन द सीएनएस. जैसे 4 प्रोसेस अकर्स इन द रिलेशन टू नर्व ट्रांसमिशन विद इन द सीएनएस. 4 प्रोसेस आते हैं, जैसे कि इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है. तो इसमें जो पहला प्रोसेस होता है न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, दूसरा न्यूरो मॉड्यूलेशन होता है, तीसरा न्यूरो मेडिएशन होता है, चौथा न्यूरोट्रॉपिक होता है. तो न्यूरो ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन इसमें होता है, इसमें इम्पल्स होता है, ट्रांसफर होता है इम्पल्स का, किसके बीच में होता है, इम्पल्स और न्यूरॉन्स के बीच में या मसल्स फाइबर के बीच में जो होता है हमारा ट्रांसमिशन होता है, न्यूरो ट्रांसमिशन कहते हैं. न्यूरो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि अल्टरेशन ऑफ नर्व एक्टिविटी. तो इसमें टारगेटेड सेल के द्वारा जो अल्टरेशन होता है नर्व एक्टिविटी में या डिलीवरी होता है स्टिमुलस में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, केमिकल हो गया, तो हमारा कहलाता है न्यूरो मॉड्यूलेशन कहलाता है. न्यूरो मेडिएशन क्या होता है, न्यूरो मेडिएशन होता है केमिकल मॉलिक्यूल जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी ट्रांसमीटर मैसेंजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूरो मेडिएशन कहते हैं. न्यूरोट्रॉपिक क्या होता है, एबिलिटी टू इनएक्टिवेट द लीवर इन द न्यूरल टिश्यू, लिव इन द न्यूरल टिश्यू. तो इसमें क्या, इसमें क्या कहते हैं, न्यूरोट्रॉपिक कहते हैं. सबसे पहले इसमें देखते हैं द प्रोसेस आर मीडिएटेड थ्रू द डिफरेंट ट्रांसमीटर विद द सीएनएस. दीज आर फॉलोज. भिन्न प्रकार के होते हैं निम्नलिखित, जैसे इसमें न्यूरो ट्रांसमिशन अकर्स. न्यूरो ट्रांसमीटर पहला है. न्यूरो ट्रांसमिशन क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर अकर्स थ्रू द न्यूरो ट्रांसमीटर विच आर रिलीज इन टू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो कहाँ पे रिलीज होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है टू रैपिडली स्टिमुलस और इनहिबिट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स. और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं. दूसरा जिसमें न्यूरो मॉड्यूलेशन, ये क्या होता है, न्यूरो मॉड्यूलेशन अकर्स थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज रिलीज बाय द न्यूरॉन्स बाय एस्ट्रोसाइट्स.
तो एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं, ये स्टार शेप्ड सेल होते हैं, ग्लियल सेल होते हैं, जहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में। तो इसमें क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज रिलीज बाय द न्यूरॉन बाय एस्ट्रोसाइट एंड एक्ट आइदर ए स्लो कैन एनहांस द प्री और पोस्ट सिनेप्टिक रिस्पॉन्स। तो क्या करते हैं, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक रिस्पॉन्स को क्या है, एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब इसमें तीसरा जो टाइप्स है न्यूरोमोड्यूलेशन, न्यूरोमेडिएशन। न्यूरोमेडिएशन क्या होता है, न्यूरोमेडिएशन होता है केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसमिट ऑफ मैसेंजर। तो न्यूरोमेडिएशन में क्या होता है, न्यूरोमेडिएशन अकर्स थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच आर सेकंड मैसेंजर लाइक सीएमपी, जीएमपी, आईपी3। तो न्यूरोमेडिएशन हो गया। अगला इसमें लास्ट है न्यूरोट्रॉपिक है। न्यूरोट्रॉपिक क्या होता है, इसमें इफेक्ट अकर्स थ्रू न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर which are secreted by neurons, astrocytes, microglia and over a longer time to regulate the growth and morphology of neurons। तो इसमें माइक्रोग्लिया क्या होता है कि ये सीनस में पाया जाता है, ये हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को जो पोटेंड करता है। तो ये हमारा हो गया जो इसमें प्रोसेस था कि इसमें न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन ऑफ सीएनएस में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें जो छठा क्वेश्चन इसमें है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग, व्हाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। तो इसमें सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं एंटी पार्किंसन डिजीज का क्या होते हैं, एंटी पार्किंसन ड्रग का क्या होते हैं। तो इसमें दो मेजर इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला इसमें ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड दूसरा जो है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो इसको जो मेजरली जो है दो पार्ट्स में बांटा गया एंटी पार्किंसन डिजीज को। पहला है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, दूसरा ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो फर्दर इसको और भागों में क्लासिफाई किया गया है। जैसे ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम को कई भागों में डिवाइड किया गया, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें डोपामिनर्जिक प्रिकर्सर। डोपामिनर्जिक प्रिकर्सर क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है लीवोडोपा हो गया, जिसे हम येलडोपा भी कहते हैं। दूसरा इसमें पेरिफेरल डिकार्बोक्सिल इनहिबिटर्स, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिल इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल है कार्डिडोपा हो गया, सेराजाइड हो गया। तो हो गया पेरिफेरल डिकार्बोक्सिल इनहिबिटर्स का एग्जांपल। इसमें जो तीसरा टाइप है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, इसका एग्जांपल है ब्रोमोक्रिप्टिन एंड रिप्रिनिरोल एंड दूसरा इसमें है प्रामीप्रेक्सोल। तो ये होगा डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट का एग्जांपल। इसमें चौथा जो है माओ इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल है सिलोग्लिन हो गया एंड रेसोग्लिन हो गया, हमारा माओ इनहिबिटर्स हो गया। अगला इसमें कॉम्ट इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल है इंटेरोपेन हो गया एंड टोल्कापोन हो गया। तो इंटरोपोन एंड टोल्कापोन हो गया हमारा कॉम्ट इनहिबिटर। अगला जो इसमें टाइप है ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट, इसका एग्जांपल हो गया एमेंटाडीन हो गया इसका एग्जांपल। तो हमारा ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम का टाइप्स एंड एग्जांपल। अब इसमें दूसरा जो मेजर टाइप हो ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, इसको दो भागों में मेनली बांटा गया है, सेंट्रली एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी हिस्टामिनिक्स। तो सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक का एग्जांपल है ट्राइवेक्सीफेनिडाइल, जिसको हम बेंजेहेक्सोल भी कहते हैं, और दूसरा इसमें प्रोसाइक्लिडीन हो गया, बाईपेरिडीन हो गया। तो ये हमारा क्या सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक हो गया। अगला जो इसमें एंटी हिस्टामिनिक्स में इसका एग्जांपल हो गया और फेनाड्रीन हो गया एंड प्रोमेथाजीन हो गया, इसका एग्जांपल एंटी हिस्टामिनिक्स का। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसंस डिजीज। अब इसमें अगला जो टाइप है व्हाई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज, इसको देख लेते हैं। तो हम क्यों यूज करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का इस एंटी पार्किंसन मतलब पार्किंसन डिजीज के मैनेजमेंट में। तो इसका जो कारण है, क्या क्या रीजन हो सकता है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आर सेंट्रल मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। तो ये क्या होती है कि सेंट्रल मस्करेनिक एंटागोनिस्ट होती है, मतलब हमारे सीएनएस पे इफेक्ट करती हैं, इसलिए इसका यूज इसमें करते हैं। अगला जो रीजन है दे हैव मोड एंटी पार्किंसोनियन एक्शन। The efficacy of anticholinergic drugs in Parkinsonian is due to their ability to block muscarinic receptor in the striatum। तो इसमें क्या है कि इसमें जो एबिलिटी पाई जाती है इसको मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने की, तो इसकी एफिकेसी इसीलिए बढ़ती है इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की, किसमें पार्किंसन डिजीज में। तो इसीलिए इसका यूज इसमें करते हैं, मतलब मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज में। अगला जो रीजन है दे इम्प्रूव ट्रिमर एंड रिगिडिटी बट हैव लिटिल इफेक्ट ऑन ब्रोडिकाइनेजिया। तो क्या इम्प्रूव करते हैं हमारे ट्रेमर एंड रिगिडिटी को जो है इम्प्रूव कर देते हैं। प्रोवाइड बेनिफिट इन द ड्रग इंट्रोड्यूस्ड पार्किंसोनियम ड्यू टू एंटीसाइकोटिक एंड यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिजीज और एंड एडजस्ट टू लीवोडोपा थेरेपी। तो इसलिए भी इसका यूज हम पार्किंसन डिजीज में करते हैं। हेंस एंटीसाइकोटिक एंटीकोलिनर्जिक आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमारा इसमें दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन के हमारा समाप्त हुआ यहाँ पे, जिसमें हमें लिखना था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग्स एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आर यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरप्रोमाजीन इन डिटेल। ठीक है, तो क्लोरप्रोमाजीन का हमें
फार्माकोलॉजी लिखना है, तो फार्माकोलॉजी में किसी क्या लिखना रहता है, मोड ऑफ एक्शन लिखना रहता है, कौन से ऑर्गन में क्या इफेक्ट शो करता है उसको लिखना रहता है। उसके बाद में फार्माकोकाइनेटिक्स लिखना रहता है, यूजेस लिखना रहता है और साइड इफेक्ट लिखना रहता है। तो मैं क्लोरप्रोमाजिन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPZ भी कहते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं। क्लोरप्रोमाजिन इज ए फिनोथियाजिन एंटीसाइकोटिक यूज्ड टू ट्रीट द माउस ऑफ वॉमिटिंग एंड अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन द चिल्ड्रन। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, क्लोरप्रोमाजिन एक्ट एज एंटागोनिस्ट ऑन डिफरेंट पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स ऑन डोपामिनर्जिक रिसेप्टर और सेरोटोनिनर्जिक रिसेप्टर। तो क्या कहते हैं कि सेरोटोनिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, उसको क्या है एंटागोनिस्ट, मतलब उसको रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं इसका, जिससे इसका इफेक्ट शो हो सके। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एक्शन ऑन CNS पे क्या एक्शन करता है, तो इसमें लिख सकते हैं व्हेन द क्लोरप्रोमाजिन या CPZ इज बाइंड विद द CNS रिसेप्टर या D2 या D1 D3 D4 रिसेप्टर, तब क्या एक्शन शो करते हैं इन ये नॉन साइकोटिक इंडिविजुअल्स। मतलब इसमें दो टाइप्स के एक्शन शो करते हैं। सबसे पहला इसमें इन ये नॉन साइकोटिक इंडिविजुअल में क्या एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, पॉवर्टी ऑफ थॉट्स, सॉकोमीटर स्लोइंग एंड रिडक्शन इन द रिडक्शन इन इनिशिएटिव एंड टेंडेंसी टू गो ऑफ इन स्लीप। तो इसमें स्लीप प्रोवाइड कराते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, और उसको क्या कहलाते हैं, हमारा न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स कहलाते हैं। और साइकोटिक में जैसे इसमें दो टाइप से, नॉन साइकोटिक एंड साइकोटिक में क्या एक्शन शो करते हैं, दिस क्लोरप्रोमाजिन या CPZ कंट्रोल्स साइकोटिक सिम्प्टोमेटोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बिहेवियर डिस्टर्ब थॉट एंड बिहेवियर। जो डिस्टर्ब होते हैं थॉट्स एंड बिहेवियर को रिड्यूस करता है, जनरली नॉर्मलाइज एनेक्साइटी इन रिलीव्ड। तो जो हमारी चिंता एनेक्साइटी होती है उसको जो है रिलीव करता है, उसमें उसको रिड्यूस करता है। फिर एक्शन हमारा CNS पे हो गया। NS पे क्या एक्शन करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। व्हेन द CPZ मतलब क्लोरप्रोमाजिन बाइंड विद द NS रिसेप्टर देन दे ब्लॉक द रिसेप्टर एंड मेंटल एक्साइटमेंट इज रिड्यूस। तो इसमें क्या करता है, मेंटल एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देता है। तुम्हारा एक्शन ऑफ NS हो गया। आप लोकल एनेस्थेटिक के रूप में इसका कैसे यूज करते हैं या क्या इफेक्ट करता है, CPZ इज ए पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक और प्रोकेन की तरह भी लोकल एनेस्थेटिक को शो करता है। हाउएवर इट इज नॉट यूज फॉर दिस पर्पस, इसको इस पर्पस से यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इरिटेंट एक्शन शो करता है। तो हमारा लोकल एनेस्थेटिक हुआ। CBS पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट शो करता है, ये क्लोरप्रोमाजिन when the CPZ bind with the CNS receptor, CBS receptor, then it produce hypotension by a central, hypotension cause करता है as well as peripheral action on the sympathetic tone। तो हमारा जो है hypotension cause करता है। अब इसमें एंडोक्राइन पे क्या एक्शन शो करता है, CPZ increases prolactin release by blocking the inhibitory action, this may result in the galactorrhea and gynosemastia एंड दे डू नॉट अफेक्ट द ब्लड शुगर लेवल। तो हमारा ब्लड शुगर लेवल को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। तो हमारा हो गया एंडोक्राइन पे किस प्रकार से एक्शन शो करता है। अब इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये ओरल ड्रग्स होता है और ये अधिक ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, जिसको IM या इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस के द्वारा एडमिनिस्टर कराते हैं। ये किससे, प्लाज्मा टिश्यू से बाइंड होता है। मेटाबोलाइज कहाँ पे होता है, लीवर में। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 से 8 घंटे होता है। एक्सक्रीट आउट किससे होता है, यूरिन से। इसका यूजेस क्या है, ट्रीट सिम्टम ऑफ फेरनिया में इसको यूज होता है। साइकोटिक डिसऑर्डर में इसका यूज कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, रेस्टलेसनेस, एजाइटेशन, नर्वसनेस, डिजीनेस, इसका जो है साइड इफेक्ट हो गया। तो ये हमारा फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो कि 18-19 का पेपर था, हमने सोल्यूशन यहाँ पे समाप्त होता है। सेक्शन C यहाँ पे समाप्त होता है। सेक्शन भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, नेक्स्ट 2 वीडियो में, पहले वाले प्रीवियस 2 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो हमारा ये जो 18-19 का लगभग 5 सब्जेक्ट हमने सॉल्व कर लिया है और 2019-20 का लगभग 4 सब्जेक्ट हमने सॉल्व किया है। फार्माकोग्नोसी का 19-20 का पेपर ही नहीं मिला। अगर आप लोग के पास किसी के पास हो तो हमारे पास सेंड कर दिए, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग हमारा जो 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो आप हमारे वीडियो प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ वीडियोज़ के लिंक दिए कि आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं और उसको आसानी से आप क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है रिपीट ही होते हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में हमने देखा लगभग 65 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2 ईयर से। तो ये हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी कुछ ही रिपीट होते हैं, कभी कभी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो लगभग इसमें अगर हम 2 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, 3 साल के सॉल्व कर लेते हैं, 3 साल के अगर सॉल्व करते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर 2 साल का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। तो हमारा 2 साल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसका जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप उसको लिख के याद कीजिए। लिख के याद करने से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और अगर आप एक बार लिखते हैं तो आपको समझ में भी आएगा कहाँ पे क्या लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है सीरीज क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।